हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्रीम चिल्ड्रन। हम एलटी ग्रेड की सीरीज कर रहे हैं। एलटी ग्रेड में जो नॉवेल्स हैं, प्रोज जो सेक्शन है, तो उसमें जो है आज हम पढ़ेंगे ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि चार्ल्स लैम्ब ने लिखा हुआ है। और चार्ल्स लैम्ब के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी और उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। क्योंकि चार्ल्स लैम्ब जो है वो हमारी पीजीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रीम चिल्ड्रन। जो चार्ल्स लैम्ब थे वो एक लेडी से प्यार करते थे जिनका नाम था एने साइमंस, और लेकिन इनकी जो है शादी उनसे नहीं हो पाई थी। अब जो चार्ल्स लैम्ब थे, अगर आपने थोड़ा बहुत इनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हो तो इनको जो है मेंटल इश्यूज भी थे और ये कुछ साल असाइलम में भी रहकर आए थे। ये इमेजिन करते हैं, ये सो रहे हैं रात को, मतलब अपनी ही कुर्सी पर बैठे हुए जो है ये सो जाते हैं, और ये सपने में ये सब जो मतलब जितना भी पूरा ये जो नॉवेल है ये पूरा उनका सपना है। एक तरह से ये सपना देख रहे हैं और सपने में ये क्या देखते हैं कि इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है जॉन और एक का नाम है एलिस, जो कि उनके पास बैठे हुए हैं और वो उन दोनों को कहानी बता रहे हैं अपनी दादी की, जिनका नाम है फील्ड फील्ड और उसके बाद वो अपने भाई की कहानी बताते हैं, और फिर उसके बाद उनके भाई का नाम भी जॉन्स है, और उसके बाद फिर वो आते हैं उनकी मदर पर, यानी कि एने पर, और किस तरह से जो है उनका ये सपना टूटता है। तो ये सब जो है हम इस कहानी में पढ़ेंगे, इस नॉवेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन लव टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स। जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें स्टोरी सुनना पसंद होता है, और अगर उन्हें उनके बड़ों की स्टोरी सुना दी जाए, वैन देवर चिल्ड्रन यानी कि उनके बड़े जब छोटे बच्चे थे उनके बारे में सुना दी जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशंस, वे अपनी कल्पनाओं को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, फैला सकते हैं इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं को। टू द कंसेप्शंस, समझ के लिए, समझ सकते हैं वो। ऑफ आ ट्रेडिशनरी, ट्रेडिशनरी जो मतलब पारंपरिक, जो उनके परंपरागत थे। ग्रेट अंकल, उनके ग्रेट अंकल और ग्रैंड माँ या फिर दादी माँ, यानी कि जो उनके बड़े बूढ़े रहे हैं उनकी क्या ट्रेडिशनल रही होगी, वो इस तरह से अपनी इमेजिनेशन को फैला सकते हैं। जब हम उन्हें उनकी कहानी बताएंगे तो वो अपनी इमेजिनेशन में सोच सकते हैं कि वो किस तरह से रहे होंगे, वो कैसे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ना, ये इमेजिनेशन ये इसके अंदर भी दिखाई गई है। जैसे जैसे जो चार्ल्स लैम्ब है अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उनके बच्चे बिल्कुल इमेजिन करने लगते हैं उन्हीं की तरह से, यानी कि उनकी दादी की, और उनके जो अंकल रहे हैं जॉन, यानी कि चार्ल्स लैम्ब के जो भाई रहे हैं, तो उनके जैसे ही वो भी एक्ट करने लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुम दे नेवर सा, हुम दे नेवर सा, जिन्हों उन्होंने कभी नहीं देखा, मतलब वे दादी, उनकी दादी, उनके दादा जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा, जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा, उनके बारे में वो कल्पना करने लगते हैं कि वो कैसे रहे होंगे। इट वॉज इन दिस स्पिरिट, और यही स्पिरिट से, इसी स्पिरिट को लेकर डैट की माई लिटिल वंस, मेरे छोटे बच्चे, क्रैप्ट अबाउट मी, मेरे पास आए। द अदर इवनिंग, क्रैप्ट होता है रेंगते हुए, तो यानी कि चलकर मेरे पास आए। द अदर इवनिंग, दूसरी शाम, टू हियर, सुनने के लिए, अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड, उनकी परदादी, ग्रैंडमदर दादी, ग्रेट ग्रैंडमदर परदादी, फील्ड फील्ड के बारे में। तो वो अपनी ग्रेट जो ग्रैंडमदर फील्ड थी उनके बारे में वो जानना चाहते थे। वो लिव्ड, जो रहती थी, इन अ ग्रेट हाउस, एक बड़े से घर में, इन नॉरफोल्क, नॉरफोल्क की एक जगह है। 100 टाइम्स बिगर, 100 गुना, 100 गुना बड़ा, दैट इन विच दे एंड पापा लिव्ड, उस घर से जिसमें कि वो बच्चे और उनके पापा रहते हैं। यानी कि जिस घर में चार्ल्स और उनके बच्चे रहते हैं, तो वो घर जिसमें उनकी दादी रहती थी फील्ड, वो 100 गुना बड़ा था। विच हैड बीन द सीन, जो कि सीन रहा था, किस चीज का सीन रहा था, अब आप आगे पढ़ेंगे कहानी उसके बारे में। सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो इसीलिए ये विश्वास किया जाता है कि इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, कि देश के उसी हिस्से में, कौन से हिस्से में, नॉरफोल्क, जहां पर उनकी दादी का घर था, वहां पर क्या हुआ था, ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट, एक बहुत ही जो है दुखद घटना हुई थी, विच दे हैड लेटली बिकम फैमिलियर, जिनके बारे में उन्हें बाद में पता चला था, विथ फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, एक बैलेड से, और बैलेड का क्या नाम था, द चिल्ड्रन इन द वुड। तो चिल्ड्रन इन द वुड जो है एक बैलेड था जिसमें दो बच्चों की कहानी बताई गई थी। दो बच्चे थे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और उनके जो फादर थे वो उन बच्चों को अपने भाई के पास छोड़कर मरते हैं, और वो उन्हें बहुत सारा पैसा भी देकर जाते हैं अपने भाई को, ताकि वो जो है उनके बच्चों की देखभाल कर सके। लेकिन उनके जो चाचा थे, जो उनके अंकल थे, वो बहुत ही लालची था, और
वो सोचता है कि अगर मैं इन्हें मार दूं तो क्या होगा कि सारा पैसा मेरा हो जाएगा और मुझे इनका देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो अपने नौकरों से जो है उन बच्चों को कहीं पर भेज देता है, मतलब बोल देता है कि तुम इनको मार दो। उनके नौकर उन बच्चों को लेकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें मार तो नहीं पाते, वो उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं। उनको मतलब झूठ बोलकर कि भाई हम अभी आ रहे हैं, उनको जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो वो दोनों बच्चे थे, वो दोनों इंतजार करते-करते भूख प्यास से तड़प-तड़प कर वहाँ पर ही एक दूसरे के गले में हाथ डालकर मर जाते हैं। तो ये बहुत ही जो है ट्रेजिक इंसिडेंट रहा है। और बाद में जो है एक पक्षी था जो उसके शरीर के ऊपर पत्ते डाल देता है, मतलब उनका एक तरह से अंतिम क्रिया भी नहीं हो पाती और वो पक्षी ही जो है उनके ऊपर पत्ते वगैरह डालता है। सर्टेन इट इज दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन, और ये जो पूरी स्टोरी थी ना चिल्ड्रन बच्चों की, एंड देयर क्रूअल अंकल और उनके निर्दयी अंकल की, वाज टू बी सीन देखी जा सकती थी फेयरली साफ तरीके से, आउट कार्व्ड आउट यानी कि उकेरी हुई थी, नक्काशी की गई थी, इन वुड लकड़ी पर, अपॉन द चिमनी पीस के ऊपर, ऑफ द ग्रेट होल एक बड़े से होल में। तो वो जो घर था दादी माँ का, उसमें एक बहुत बड़ा होल था जिसमें जो है एक चिमनी लगी हुई थी, और चिमनी के ऊपर क्या थी, एक वुड थी, एक लकड़ी का टुकड़ा था, और उस पर वो पूरी कहानी जो है उकेरी गई थी, वो पूरी कहानी उस पर नक्काशी की गई थी। और उस पूरी कहानी को देखकर चिल्ड्रन इन द वुड जो बैलेड रहा है उसके बारे में हम पढ़ सकते थे, मतलब उस कहानी को देखकर ही पता लगा सकते थे कि क्या हुआ होगा। द होल स्टोरी पूरी कहानी डाउन टू द रोबिन रेड ब्रेस्टिस तक। रोबिन रेड ब्रेस्टिस ये उस पक्षी का नाम है जिसने उन बच्चों के ऊपर जो है, उन बच्चों की जो बॉडी पड़ी हुई थी, डेड बॉडी, उनके ऊपर पत्ते डाले थे। टिल जब तक कि अ फुलिश रिच पर्सन, एक मूर्ख धनी व्यक्ति ने, पुल्ड इट डाउन इसको हटा दिया, टू सेटअप करने के लिए अ मार्बल एक मार्बल की चिमनी, अ वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन इन इट्स स्टील, जो कि अभी अभी नया आविष्कार हुआ है। तो क्या होता है कि जब तक उस घर में चिमनी लगी, पहले जो है बड़े से होल में एक चिमनी लगी हुई थी, उसके ऊपर लकड़ी थी, उस पर जो है ये नक्काशी उकेरी गई थी, लेकिन फिर एक जो रिच और फुलिश पर्सन था उसने वो घर खरीद लेता है, तो उसको वो अच्छी नहीं लगती, वो उसको हटाकर एक नया जो मॉडर्न इन्वेंशन है वो लगा देता है मार्बल का, विद नो स्टोरी अपॉन इट, उस पर कोई भी कहानी नहीं लिखी हुई थी। जो मार्बल वो लगाता है उस पर कोई भी कहानी नहीं लिखी हुई थी। हियर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक, यहाँ पर जो है एलिस के चेहरे पर मैं उसकी माता का लुक देख सकता था। एलिस उनकी बेटी, मतलब चार्ल्स लैम्ब जो इमेजिन कर रहे हैं अपनी बेटी एलिस को, तो वो देखते हैं कि एलिस का चेहरा एकदम उसकी माता की तरह दिखने लगा है। टू टेंडर टू बी कोल्ड अप ब्रीडिंग, इतना कोमल, टेंडर होता है कोमल, टू बी अपब्रीडिंग होता है टू फाइंड फॉल्ट, यानी किसी में कमी निकालना, मतलब वो इतना कोमल था कि कोई इसमें कमी निकाल ही नहीं सकता था। देन आई वेंट ऑन टू से, फिर जो है मैं उनको आगे बताने लगा, हाउ रिलीजियस की कितनी धार्मिक, एंड हाउ गुड और कितनी अच्छी, देयर ग्रेट ग्रांड मदर फील्ड वाज, उनकी परदादी फील्ड थी। फिर मैंने उनको बताया कि उनकी परदादी जो फील्ड थी वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक और बहुत ही भली थी, बहुत ही अच्छी थी। हाउ बिलव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, एवरीबडी सब लोग जो है उनसे प्यार करते थे और उनकी रेस्पेक्ट करते थे। दो यद्यपि सी वॉज नॉट इंडीड, वो वास्तव में नहीं थी, द मिस्ट्रेस मालकिन ऑफ दिस ग्रेट हाउस, इस बड़े से घर की, जो बड़ा सा घर जिसमें वो रहते थे वो उसकी मालकिन नहीं थी, बट लेकिन हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, उसके पास केवल इस घर का चार्ज था। एंड येट लेकिन फिर भी इन सम रेस्पेक्ट्स कुछ कारणों से, सी माइट बी सेड उन्हें कहा जा सकता था, टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू, इसकी मालकिन भी। वो उस घर में उस तरह से रहती थी, उस घर की देखभाल वो उस तरह से करती थी कि मानो वह वहां की मालकिन ही हो, वह उस घर को अपना ही घर समझती थी। कमिटेड टू हर बाय द ओनर, और उसको वहां पर किसने कमिट किया था, ओनर ने। तो ये जो लाइन है, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट कमिटेड टू हर बाय द ओनर, मतलब उस घर के मालिक ने उसको वहां पर रखा हुआ था उस घर की देखभाल करने के लिए। वो प्रिफेयर्ड जो कि पसंद करता था, लिविंग रहना, इन अ न्यूअर एक नए, एंड मोर फैशनेबल और ज्यादा फैशनेबल मैंशन में। तो वो जो ओनर था वो कहाँ रहता था, एक ज्यादा फैशनेबल घर में, विच ही हैड परचेज जो कि उसने खरीदा था, समवेयर कहीं पर, इन द एडजॉइनिंग काउंटी पास ही किसी काउंटी में। तो काउंटी भी जैसे मतलब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक होते हैं, तो इसी तरह जो है काउंटी होता था। तो किसी मतलब पास में ही कोई काउंटी थी और वहां पर जो है उसने वो घर खरीदा था, और वो जो मालिक था उसे वहीं पर रहना पसंद था, वो अपने इस पुराने घर में, उस बड़े से घर में नहीं रहता था। बट स्टिल लेकिन फिर भी, सी लिव्ड इन इट वो रहती थी, इन इट इसमें, किसमें, इस घर में, इन अ मैनर इस तरह से, एज इट मानो इट हैड बीन हर ओन, यह उसका अपना हो, एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस, और वह उस बड़े से घर का, इन अ शॉर्ट व्हाइल सी लिव्ड, यानी कि जब तक वह वहां रह रही
उस बड़े से घर की वो डिग्निटी, सम्मान बनाए रखती थी। जब तक वह उस घर में रही, जब तक वह जिंदा रही और उस घर में रही, तब तक उसने उस घर का सम्मान, उस घर की डिग्निटी बनाए रखी। भाई विच आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसके बाद मतलब जब उनकी दादी की डेथ हो जाती है, केम टू डिके, वो जो घर था उसका क्या हो गया, उसका एक तरह से डिके हो गया, यानी कि उसका पतन हो गया। डिके का मतलब होता है पतन हो जाना, किसी चीज का नष्ट हो जाना। तो जब तक दादी माँ जीवित रही, जब तक तो उसने उस घर को बनाए रखा, लेकिन बाद में क्या हो गया कि उस घर का पतन हो गया। एंड वॉज नियरली पुल डाउन, और उसको गिरा दिया गया। किसको? घर को। एंड ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट्स, और उसके जितने भी पुराने ऑर्नामेंट्स थे, साज सज्जा के सामान थे, स्ट्रिप्ड, हटा लिए गए, एंड कैरिड अवे, और ले जाए गए टू द ओनर्स अदर हाउस, मालिक के दूसरे घर में। तो इसके जितने भी साज सज्जा के सामान थे वो सब जो है हटाकर मालिक के दूसरे घर में ले जाए गए। वेयर दे वर सेट अप, जहां पर उनको सेटअप कर दिया गया। एंड लुक्ड एज ऑकवर्ड, लेकिन वो वहां पर बहुत ही भद्दे लग रहे थे, अजीब से लग रहे थे। एज इफ मानो समवन, किसी ने, वर टू कैरी अवे, ले गया हो द ओल्ड टॉम्स, पुरानी जो इमारत होती है, पुरानी जो टॉम्ब होती है, उनको दे हैड सीन लेटली एट द एबी, जो कि उन्होंने एबी में अभी अभी देखी हो। तो किसी बंदे ने जो है एबी में कोई टॉम्ब देखी हो, टॉम्ब होता है कब्र, तो उनको जो है वो अपने घर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? घर पर नहीं, सॉरी, आगे पढ़ो। एंड स्टिक, और उनको रख देता है देम अप इन द लेडी सीज के टोडरी गिल्ट ड्राइंग रूम। तो किसी लेडी सी के चैम्बर में ले जाकर, और उसका जो ड्राइंग रूम है, जो टॉवरी गिल्ट है, यानी कि चमका हुआ है, बिल्कुल सोने की तरह है, तो उसमें ले जाकर किसी कब्र को रख दे तो कैसा लगेगा? बहुत ही भद्दा लगेगा। तो उसी तरह से वो सामान उस ओनर के घर पर लग रहे थे। हेयर जॉन स्माइल, यहाँ पर जो है जॉन स्माइल करता है। एज मच एज टू से, मानो कह रहा हो, डेट वुड बी फुलिश इंडीड, कि वो वास्तव में ही मूर्ख था। तो देखो, मतलब दिखाया गया है कि बच्चे जो है कहानी को सुनकर वो ही इमेजिन कर रहे हैं, और मतलब उसी तरह से वो एक्ट भी कर रहे हैं। एंड देन आई टोल्ड, और फिर मैंने उन्हें बताया कि हाउ, कैसे। व्हेन शी केम टू डाई, जब उनकी मृत्यु होती है, उनकी दादी माँ की, हर फनरल, तो जो उसका फनरल था ना, जो उनकी अंतिम क्रिया थी, जो उनको ले जा रहे थे, वाज अटेंडेड, वो अटेंड की गई थी बाय ए कनकोर्स। कनकोर्स होता है ऑफ ऑल द पुअर, बहुत सारे गरीबों का। कनकोर्स वैसे तो होता है मतलब बहुत बड़ा सा स्थान, खुला स्थान। एंड सम ऑफ द जेंट्री टू, और कुछ अमीर लोग भी। तो उनकी जो है अंतिम क्रिया में सारे जो है बहुत सारे गरीब लोग और बहुत सारे अमीर लोग भी शामिल हुए थे। ऑफ द नेबरहुड, आस पड़ोस के, फॉर मैनी माइल्स, बहुत मील्स तक, यानी कि आस पड़ोस के जो कई कई मीलों तक रहते हैं वो सब आए थे। राउंड, मैनी मील्स राउंड, टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी, उनकी याद में अपनी रेस्पेक्ट को, अपने सम्मान को दिखाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि सी हैड बीन सच अ गुड एंड रिलीजियस वुमेन, क्योंकि वह वास्तव में बहुत ही अच्छी और बहुत ही धार्मिक महिला रही थी। सो गुड इंडीड, वह इतनी अच्छी थी, डेट की सी न्यू ऑल द सैल्ट्री बाय हार्ट, कि उसे सारे जो सैल्ट्री थे, सैल्ट्री होता है भजन, जैसे हमारे यहाँ कीर्तन भजन होते हैं, तो ऐसे ही जो उनके धर्म में जो भी मतलब उनके धार्मिक गीत रहे होंगे, तो वो उनको सारे याद थे, बाय हार्ट, दिल से, मतलब सब उन्हें मुंह जुबानी याद थे। एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड्स, और इसके अलावा जो टेस्टामेंट है, जो बाइबल है, उसका एक ग्रेट पार्ट, एक बड़ा सा हिस्सा भी उनको याद था। हर हेयर, अब यहाँ पर जो है लिटिल एलिस, जो छोटी एलिस थी, स्प्रेड हर हैंड्स, वो अपनी हाथ फैलाती है, यानी कि जैसे जो मतलब कुछ हमारे हमारे यहाँ तो जैसे हाथ जोड़ते हैं, और उनके जो इनका धर्म रहा है तो उसमें जो है हाथ को फैलाकर दुआएं मांगते हैं, जैसे अपने चर्च में देखा होगा, तो उस तरह से जो है एलिस भी अपने हाथों को फैलाती है। देन आई टोल्ड, तब मैं उनको बताता हूँ, वॉट की, क्या, ए टाल, एक लंबी, अपराइट, और बहुत ही जो है मतलब सुंदर दिखने वाली, ग्रेसफुल पर्सन, बहुत ही सुंदर जो है लेडी थी, दे ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, उनकी परदादी ग्रैंड फील्ड, वंस वाज, रही थी, मतलब कभी जो है उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, जो फील्ड थी, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कद काठी की महिला रही थी। एंड हाउ इन हर यूथ, और कैसे अपनी जवानी में, सी वॉज, वह थी, एस्टीम द बेस्ट डांसर, बहुत ही अच्छी डांसर, सबसे जो है मतलब उसकी जो एस्टीम्ड मतलब इज्जत की जाती थी, द बेस्ट डांसर, उन्होंने जो है एक अच्छी डांसर का सम्मान प्राप्त किया था, अच्छी डांसर का ऑनर जो है उन्हें मिला था। हेयर अब एलिस राइट, लिटिल राइट फुट, एलिस का जो छोटा सा सीधा पैर है, प्लेड एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट, तो वो जो है हिलने लगता है। तो ऐसा होता है ना, जैसे कभी कभी धुन बजती है तो हमारा पैर खुद से हिलने लगता है, तो उसी तरह से जो है एलिस का पैर भी हिलने लगता है जब वो डांसर की बात सुनती है। टिल, जब तक कि अपॉन माई लुकिंग ग्रेव, मैं उसको गंभीरता से नहीं देखता। तो एलिस का पैर हिलने लगता है, लेकिन चार्ल्स लैम्ब जब उनको घूर कर देखते हैं तो वो रुक जाती है। इट
डेजिस्टेड द बेस्ट डांसर, वह थी सबसे अच्छी डांसर। आई वॉज सेइंग इन द काउंटी, पूरी काउंटी में मैं उसे बता रहा था कि वह पूरी काउंटी में सबसे अच्छी डांसर थी। टिल जब तक कि अ क्रूअल डिजीज, एक बहुत ही भयानक बीमारी ने, कॉल्ड अ कैंसर, जिसे कैंसर कहा जाता है, केम आई एंड बोव्ड हर डाउन विद पेन, और दर्द से उनको झुका दिया। तो उनकी दादी माँ को कैंसर हुआ था। बट इट कुड नेवर बैंड हर गुड स्पिरिट्स और मेक देम स्टॉप, लेकिन यह कभी भी नहीं झुका पाई उनकी अच्छी स्पिरिट्स को। स्टूप माने भी जो है झुकाना ही होता है, तो ये कभी भी जो उनकी अच्छी स्पिरिट्स थी, अच्छी भावनाएं थी, उनको नहीं झुका पाई, उनको नहीं खराब कर पाई। बट दे वर स्टिल अपराइट, लेकिन वे जो है हमेशा खड़ी रही, यानी कि उनकी जो भावनाएं थी वो हमेशा सही से खड़ी रही, वो ऊंची रही। बिकॉज क्योंकि सी वॉज सो गुड, वह इतनी अच्छी थी, एंड रिलीजियस और धार्मिक, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा धार्मिक थी। तो बीमारी से उनका शरीर तो झुक गया, लेकिन उनकी आत्मा नहीं झुक पाई, उनके विचार नहीं झुक पाए। देन आई टोल्ड, फिर मैंने उन्हें बताया, हाउ सी वाज यूज्ड, कि कैसे वो सो जाया, यूज टू स्लीप, सो जाया करती थी, बाय हरसेल्फ, अपने आप में ही, अकेले ही, इन अ लोन चैम्बर, एक अकेले कमरे में, ऑफ द ग्रेट लोन हाउस, उस बड़े से घर में, उस बड़े से अकेले घर में वो अकेले ही अपने कमरे में सो जाया करती थी। एंड हाउ सी बिलीव्ड, और कैसे उनको विश्वास था, डेट की एन एपरेशन ऑफ टू इन्फेंट्स, की दो छोटे छोटे बच्चों की जो है परछाई, वाज टू बी सीन, देखी जा सकती है, एट मिडनाइट, आधी रात को, ग्लाइडिंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाते हुए, द ग्रेट स्टेयरकेस, बड़ी सी सीढ़ी पर, नियर वेयर सी स्लेप्ट, वहीं पास में जहां वह सोती है। तो जहां पर वह सोती है वहां पर एक स्टेयर केस है, और उस स्टेयर केस पर आधी रातों से वो दो छोटे बच्चे दिखाई देते थे, तो जिनकी कहानी हमने शुरू में पढ़ी थी, चिल्ड्रन इन द वुड। बट सी सैड, लेकिन वह बोलती थी, दोज इनोसेंट्स, ये जो इनोसेंट से बच्चे थे, वो डू हर नो हार्म, वो उनको कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज्ड टू बी, और मैं कितना डर जाया करता था, दो इन दोज डेज, उन दिनों में, दो आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी, यद्यपि मैं अपनी मेड के साथ सोता था। तो राइटर तो जो है वो मेड के साथ सोते थे, लेकिन फिर भी वो डर जाते थे, और दादी माँ अकेले सोती थी और वो फिर भी नहीं डरती थी। बिकॉज क्योंकि आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज सी, क्योंकि जितनी धार्मिक और जितनी अच्छी वो थी, मैं तो उनका आधा भी नहीं था। एंड येट, और फिर भी, आई नेवर सा द इन्फेंट्स, मैंने कभी उन बच्चों को नहीं देखा। यहाँ पर जॉन जॉन जो है एक्सपेंड कर लेता है, फैला लेता है ऑल हिज आईब्रोज, अपनी आईब्रोज को, एंड ट्राई टू लुक करेजियस, और वो जो है करेजियस दिखने की कोशिश करता है, मतलब अपने आप को साहसी दिखाता है। देन आई टोल्ड, फिर मैंने उन्हें बताया, हाउ गुड, की कितनी अच्छी थी, सी वॉज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने सभी नाती पोतियों के लिए, हैविंग अस टू द ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज, वह छुट्टियों में हमें अपने बड़े से घर में बुलाती थी, वेयर, जहाँ पर कि आई, मैं, इन पार्टिकुलरली यूज टू स्पेंड मैनी अवर्स, कई घंटे बिताया करता था, बाय माई सेल्फ, अपने साथ ही, मैं जो हूँ वहां पर अकेला ही अपने साथ ही कई घंटे बिता दिया करता था। इंगेजिंग, घूरते हुए, अपॉन द ओल्ड बस्टिस ऑफ द 12 सीजर्स, तो जो 12 सीजर रहे हैं, दैट हैड बीन एम्परर्स ऑफ रोम, रोम के जो राजा रहे हैं, तो रोम के जो राजा रहे हैं जिन्हें सीजर कहा जाता था, जैसे आपने सुना भी होगा जूलियस सीजर के बारे में, जूलियस सीजर एक प्ले भी है विलियम शेक्सपियर का। तो इस तरह से जो है 12 सीजर रहे हैं, तो उनकी जो 12 सीजर की जो मूर्तियां वहां पे स्टैचू लगे हुए होंगे, तो उनको देखते हुए, डेट हैड, बट टिल द ओल्ड मार्बल, सॉरी, टिल द ओल्ड मार्बल, जब तक कि वो जो पुराने मार्बल थे, हेड्स उनके, मतलब जो मार्बल के हेड बने हुए थे, वुड सीम टू लाइव अगेन, दोबारा से जिंदा ना होने लगे। तो राइटर जो है उनको घूरता रहता, और कुछ समय बाद राइटर को ऐसे लगने लगता कि उनके जो हेड है ना, वो जिंदा हो गए हैं, वो हिल गए हैं, और आई टू बी टर्न इनटू मार्बल विद देम, या फिर मैं उनके साथ मार्बल बन जाया करता। तो ऐसा होता है ना, जैसे हम किसी चीज को एक टक घूरते रहते हैं बैठे हुए, तो हम नहीं हिलते बिल्कुल भी, मतलब मूवमेंट नहीं होती, एकदम सीधे बुत की तरह बैठ जाते हैं। तो इसी तरह से राइटर भी जो है, या तो कभी कभी खुद बुत बन जाता, या फिर कभी कभी जो है वो जो बुत सामने रखे हुए थे, वो उनको, राइटर को ऐसे लगने लगते कि वो हिल रहे हैं। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड, कैसे जो है मैं कभी नहीं थकता था, विद रोमिंग, घूमते हुए, अबाउट दैट ह्यूज मैंसन्स, उस बड़े से घर में, विद इट्स वास्ट एम्प्टी रूम्स, जिसमें बड़े बड़े खाली कमरे थे, विद देयर वोन आउट हैंगिंग्स, उसमें कुछ फटे हुए हैंगिंग्स लटके हुए थे, हैंगिंग्स मतलब जैसे झूमर वगैरह जो है जो लटके रहते हैं, फ्लटरिंग टेपेस्ट्री, फड़फड़ाते हुए जो पर्दे थे, एंड कार्व्ड ओकन पैनल्स, और कार्व्ड जो है मतलब उकेरी गई थी, ओकन पैनल्स, ओक की लकड़ी पर, ओक की जो लकड़ी होती है उस पर कुछ चित्र वगैरह उकेरे गए थे, विद द ग्लीडिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, हालांकि उनका जो ग्लीडिंग था, ग्लीडिंग होता है जो सुनहरीपन होता है, वो रब्ड आउट हो गया था, वो जो है एक तरह से भद्दा हो गया था। समटाइम्स इन द स्पेसियस ओल्ड फैशन गार्डन,
और कभी कभी जो मैं उनके ओल्ड फैशन, पुराने जो फैशन का गार्डन बना हुआ था उसमें भी घूमता था। विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ, जिसमें कि मैं अकेला ही घूमता रहता, अनलेस जब तक कि वैन नाउ एंड देन, यदा या कदा, अब या तब, अ सोलिटरी, एक अकेला गार्डनिंग मैन, जो कि वहां का माली था, वुड क्रॉस मी, मुझसे टकराना चाहता। तो उस बगीचे में मैं केवल अकेला ही घूमता रहता, कभी कभी जो वहां का माली था वो मुझसे टकरा जाता था। एंड हाउ, और कैसे, द नेक्टाइन्स, जो नेक्टाइन्स वहां पर फल था, नेक्टाइन्स एक रसीला फल होता है, एंड पीचीज, और पीचीज हंग अपॉन द वॉल, वो वहां दीवारों पर लटके रहते थे, विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग देम, मैंने कभी उन्हें तोड़ने की कोशिश नहीं की, बिकॉज, क्योंकि दे वर फॉरबिडन फ्रूट अनलेस नाउ एंड देन, वे जो है फॉरबिडन फ्रूट की तरह थे, यानी कि उनको तोड़ने के लिए मना किया हुआ था। एंड बिकॉज, क्योंकि आई हैड मोर प्लीजर, मुझे ज्यादा आनंद आता था, इन स्ट्रोलिंग अबाउट अमंग द ओल्ड मेलनकली लुकिंग यू ट्रीज, स्ट्रोलिंग अबाउट मतलब घूमने में, कहाँ पर, बीच में, द ओल्ड पुराने, मेलनकली दुख से भरे, लुकिंग दिखने वाले, यू ट्री यू पेड़ के नीचे, जो यू पेड़ थे वो बहुत सारे यू पेड़ थे, और उन जो बिल्कुल मतलब ओल्ड और दुखी से दिखाई देते थे, तो राइटर को उनके बीच में घूमने में बड़ा मजा आता था। और द फायर फिर्स, जो फर के ट्री थे, एंड पिकिंग अप द रेड बेरीज, और लाल बेरी को तोड़ने में, एंड और द फिर एप्पल्स, फिर के जो पेड़ थे उसके एप्पल्स को तोड़ने में, विच वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट, जो कि खाए नहीं जा सकते थे, केवल उनको देखा ही जा सकता था। तो जो फल के पेड़ थे उस पर जो फल आते हैं वो खाए नहीं जाते, उनको केवल देख सकते हैं। और इन लाइंग, या फिर लेटने में, अपॉन द फ्रेश ग्रास, उस ताजी सी घास पर, विद ऑल द फाइन गार्डन स्मेल्स अराउंड में, और मेरे चारों ओर बहुत ही अच्छी जो है स्मेल, सुगंध आती थी। और बास्किंग, या फिर धूप का आनंद लेते हुए, इन द ऑरेंजरी, ऑरेंज संतरों से भरे बगीचे में, टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ राइपनिंग टू, जब तक कि मुझे ऐसा ना लगने लगे कि मैं खुद भी जो है राइप हो रहा हूँ, खुद भी पकने लगा हूँ, along with the orange and the limes, ऑरेंज और लाइम्स के साथ, in that grateful warmth, उस भयंकर गर्मी में। तो राइटर क्या करते थे कि धूप में जो है बैठे रहते और ऑरेंज के बगीचों को देखते थे, तो कभी कभी मतलब जब धूप तेज होती थी तो राइटर को ऐसे लगने लगता था कि जैसे ऑरेंज और लाइम जो है धूप में पकते हैं, तो मैं भी वैसे ही पकने लगा हूँ। तो जब तक वो वहां पर बैठे रहते, और इन वॉचिंग द डेज, या फिर देखने में, द डेज, डेज को, डेज एक मछली है, डेट डार्टेड टू, जो घूमती रहती थी टू एंड फ्रो, इधर उधर, इन द फिश पॉन्ड में, या फिर वो फिश पॉन्ड को देखते थे जिसमें एक डेज मछली इधर से उधर घूमती रहती थी, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, जो कि गार्डन में की तलहटी में था, जो कि बगीचे के नीचे की ओर था, विद हेयर एंड देयर अ ग्रेट सिल्की पाइक हैंगिंग्स मिडवे डाउन द वाटर इन साइलेंट स्टेट, और यहाँ पर क्या था, एक ग्रेट सल्की, सल्की होते जो गंभीर दिखने वाले, पाइक, पाइक भी जो है मछली होती है, हैंगिंग लटकी रहती थी या खड़ी रहती थी, मिडवे बीच में, डाउन द वाटर पानी के, इन साइलेंट स्टेट बिल्कुल शांत अवस्था में। तो जो ये डेस है ये तो उछल कूद करने वाली मछली है, और जो ये पाइक है ये बहुत ही सीरियस रहती है। एज इफ इट, मानो यह मजाक उड़ा रही हो, एट देयर इम्पर्टिनेंट फ्रिस्किंग, इम्पर्टिनेंट होते जो मतलब सम्मान के योग्य हो लेकिन आप उसे सम्मान ना दो। तो वो जो मछली इधर उधर घूम रही थी, तो ऐसा लग रहा था जो ये बीच में खड़ी है ना बिल्कुल उसका रास्ता रोक के, तो वो उसका मजाक उड़ा रही हो, मतलब वो उसको, जैसे मछली इधर से उधर जा रही थी ऐसे, और वो बीच में खड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो उनका मजाक उड़ा रही हो। आई हैड मोर प्लीजर इन दिस बिजी आइडल डाइवर्सन, आई हैड मोर प्लीजर, मुझे ज्यादा आनंद आता था, इन दिस बिजी, व्यस्त, आइडल खाली, डाइवर्सन्स देन इन ऑल द स्वीट फ्लेवर्स ऑफ पीचीज, नेक्टाइन्स, ऑरेंज, मतलब यहाँ पर जो है राइटर कहते हैं कि ये वैसे तो ये खालीपन है कि भाई वो खाली घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो यही व्यस्त होने का रीजन था, यही जो है उनका व्यस्त होना था, तो इसी चीज में, खाली रहने में ही वो व्यस्त रहते थे, तो उन्हें इसमें ज्यादा आनंद आता था बजाय इसके स्वीट फ्लेवर्स, पीचीज, नेक्टाइन्स, ऑरेंज, यानी कि पीचीज, नेक्टाइन्स या ऑरेंज के स्वीट फ्लेवर की बजाय, उन्हें खाने की बजाय उन्हें देखने में ज्यादा आनंद आता था। एंड सच लाइक कॉमन बेट्स ऑफ चिल्ड्रन, और भी ऐसी कई चीजें जो बच्चों को अच्छी लगती है। तो इन मतलब जो बच्चों को अच्छी लगती है, बच्चे क्या करेंगे, अगर किसी गार्डन में चले जाएंगे तो फलों को तोड़ेंगे, खाएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा आनंद राइटर को क्या आता था कि वो घूमने में आता था, वो उन फलों को देखने में आता था। हेयर जोन, यहाँ पर जो जोन है, स्लाइली डिपोजिटेड बैक, उसको धीरे से वापस रख देता है, अपॉन द प्लेट, प्लेट पर ए बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर का गुच्छा, विच नॉट अनऑब्जर्व बाय एलिस, जो कि एलिस ने भी देख लिया था, नोट मतलब नहीं, अनऑब्जर्व देखे बिना, जो एलिस की आंखों से देखे बिना नहीं रहा था, एलिस ने उसको ऑब्जर्व कर लिया था। ही हैड मेडिटेट डिवाइडिंग विद हर
वह सोच रहा था कि यह एलिस के साथ भी डिवाइड करेगा एंड बोथ सीम्ड विलिंग, लेकिन दोनों दिखाई दिए टू रिलिंक्विश देम, उनको मतलब ना खाना उन, क्योंकि राइटर ने अभी भी बोला कि उन्हें फल खाना अच्छा नहीं लगता था जितना घूमना अच्छा लगता था। तो जॉन उसी समय जो है ग्रेप्स उठा रहा होगा, लेकिन जब वो ऐसी बातें बता देते हैं तो वो वापस रख देता है। और वो दोनों बच्चे भी इस बात से सहमत दिखते हैं कि अभी उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फॉर द प्रेजेंट जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है एज इररिलेवेंट, वो उससे इररिलेवेंट है, मतलब उससे ताल्लुक नहीं रखती, उससे अलग हो गई है, बिल्कुल विरोधी हो गई है। वहां पर तो डाइटर मना कह रहे हैं कि भाई मैं मुझे फल खाना अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पर ये फल खाए तो वो थोड़ा इररिलेवेंट हो जाती है। देन तब इन समवट अ मोर हाइट एंड टोन, फिर जो एक ऊंची सी टोन में, ऊंची सी आवाज में, आई टोल्ड, मैं उन्हें बताता हूँ, हाउ की कैसे, दो देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, कि जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, जो उनकी परदादी थी, फील्ड लव्ड, प्यार करती थी, ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने सभी नाती पोतियों से, येट लेकिन फिर भी, इन एन स्पेशल मैनर सी माइट बी सैड टू लव देयर अंकल, वे जो उनके अंकल थे, यानी कि चार्ल्स के जो बड़े भाई थे, उनसे ज्यादा प्यार करती थी। जॉन एल, जिनका नाम क्या था, जॉन एल, बिकॉज क्योंकि ही वॉज सो हैंडसम, वह बहुत ही हैंडसम थे, एंड स्पिरिटेड ए यूथ, यानी कि वह एक यंग थे और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छे थे, एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, और वो हमारे से मतलब कुछ थोड़े से ज्यादा अच्छे थे, राजा की तरह थे, एंड स्टीड ऑफ मॉकिंग अबाउट इन सोलिटरी कॉर्नर्स लाइक सम ऑफ अस, और इसके बजाय मतलब सोलिटरी कॉर्नर्स, अकेले कोनों में घूमने के बजाय, जैसे कि हम में से कुछ बच्चे क्या करते थे, ही वुड माउंट, वो चढ़ जाया करते थे, द मोस्ट मेटलसम हॉर्स, सबसे जो मेटलसम हॉर्स था, मेटलसम मतलब जो सबसे ज्यादा बहादुर, जो जो साहसी जो घोड़ा था, उसके ऊपर वो चढ़ जाया करते, ही कुड गेट, जो भी उनको मिलता, वैन बट एन इम्प नो बिगर देन देमसेल्व्स, हालांकि वो हमसे ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन वो फिर भी इतना करेजियस का काम किया करते थे, एंड मेक इट कैरी हिम हाफ ओवर द काउंटी, और वो जो है उन्हें आधी काउंटी तक ले जाते, मतलब घोड़े के ऊपर वो चढ़ जाया करते, और वो उन्हें मतलब घुड़सवारी करना ज्यादा पसंद था, और घुड़सवारी भी ऐसे वैसे घोड़े की नहीं, जो सबसे बहादुर सबसे वीर जो घोड़ा होता था उसकी, इन मॉर्निंग, सुबह के समय, एंड जॉन ऑन जोइन, और जोइन क्या करते थे, द हंटर्स, शिकारियों को, वैन देवर एनी आउट, अगर वे कोई उनको मिल जाए, मतलब अगर शिकारी उनको मिल जाए तो वो शिकारियों को ज्वाइन कर लिया करते थे, एंड येट ही लव्ड द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन टू, हालांकि वे फिर भी उस बड़े से घर को और बड़े से गार्डन को पसंद किया करते थे, बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद देयर बाउंड्रीज, लेकिन उन्हें जो है बाउंड्रीज में रहना पसंद नहीं था, जो वो बाउंड्रीज बनी हुई थी, मतलब एक तरह से उन्हें बंधनों में रहना पसंद नहीं था, वो तो घोड़े की तरह आजाद रहना चाहते थे, एंड और हाउ देयर अंकल, और किस तरह से जो है जो उनके अंकल थे, ग्रू अप टू मैंस स्टेट एज ब्रेव एज ही वॉज हैंडसम, किस तरह से जब वो बड़े हुए तो वो उतने ही बहादुर हुए जितने कि वो हैंडसम थे, टू द एडमायरेशन ऑफ एवरीबडी, सब लोग उनकी प्रशंसा क्या करते थे, बट लेकिन ऑफ देयर, जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड थी, मोस्ट स्पेशली, वो उनकी सबसे ज्यादा प्रशंसा करते थे, एंड हाउ, और किस तरह ही यूज टू कैरी, वो उठा लिया करते थे, मी मुझे, अपॉन हिज बैक, अपने पीठ पर, व्हेन आई वाज अ लेम फुटेड बॉय, जब मेरे पैर में चोट लग जाया करती, यानी कि जब मेरा पैर एक तरह से मैं लंगड़ाने लगता, तो वो जो है मुझको उठा लिया करते थे अपनी पीठ पर, फॉर क्योंकि ही वॉज अ गुड बिट ओल्डर देन मी, हालांकि वो मुझसे थोड़े से बड़े, मतलब वो कुछ मुझसे बड़े थे, हालांकि वो जो है सेम से ही एज के थे, लेकिन फिर भी जो उनके बड़े भाई थे जॉन एल, चार्ल्स से वो थोड़े से बड़े थे। यहाँ पर जो है वैसे चार्ल्स ने जो है अपना नाम जेम्स रखा हुआ है इस स्टोरी में, कहीं पर आया नहीं है, लास्ट में ही आएगा, लेकिन इस स्टोरी में वो अपने आप को जेम्स बुला रहे हैं, तो उनका जो बड़ा भाई था वो जॉन था। मैनी अ माइल, मतलब काफी मील तक वो चल लेते हैं उनको अपनी पीठ पर उठाकर, व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन, जब मैं दर्द के मारे चल नहीं पाता, एंड हाउ, और कैसे, इन आफ्टर लाइफ, बाद में जो है, ही बिकेम लेम फुटेड, वो भी लेम फुट हो गए थे, टू, एंड आई डिड नॉट ऑलवेज, और मैंने कभी नहीं, आई फियर, मुझे डर है, मेक अलाउंसेस एनफ फॉर हिम, उनकी इतनी सहायता की, व्हेन ही वॉज इम्पेशेंट एंड इन पेन, जब वह दर्द में थे और दुखी थे, मतलब वो जिस तरह से मेरी हेल्प किया करते थे, जिस तरह से वो मुझे उठा लिया करते थे, तो जब वो लेम फुटेड हुए, मैं उनकी उस तरह से हेल्प नहीं कर पाया, मैं उनकी मतलब उस तरह से देखरेख नहीं कर पाया, नो रिमेंबर सफिशिएंटली हाउ कंसिडर्ड इट हैड बीन टू मी व्हेन आई वाज लेम फुटेड, नो रिमेंबर, और मुझे तो याद भी नहीं है सफिशिएंटली कि हाउ कंसिडरेट, कि कितने जो है कंसिडरेट वो हुआ करते थे, मतलब ध्यान दिया करते थे, जब मैं लेम फुटेड था, तो जब मेरे पैर में जो है चोट लगी हुई थी, तो वो कितना ध्यान जो है मेरे ऊपर दिया करते थे, मुझे तो ये भी याद नहीं है, और मैं जो है उनको नहीं दे पाया, उतना ध्यान मैं उनके ऊपर नहीं दे पाया,
व्हेन ही वाज इम्पेशेंट, अच्छा सॉरी, आई वाज इम्पुटेड, एंड हाउ व्हेन ही डाइड, और कब जो जब उनकी डेथ हुई थी, दो ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, हालांकि वो जो है 1 घंटे में नहीं मरे थे, इट सीम्ड एज इफ ही हैड, अच्छा सॉरी सॉरी, इसका मतलब है कि दो ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, यद्यपि उनको मरे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ मानो, ही हैड डाइड ए ग्रेट व्हाइल एगो, वे बहुत लंबे समय से मर गए हो, उनकी जो है मृत्यु बहुत लंबे समय से हो गई हो, बहुत पहले हो गई हो। सच अ डिस्टेंस, कितनी दूरी है, देयर इज, बिटविक्स्ट लाइफ एंड डेथ, बिटविक्स्ट होता है बीच में, लाइफ एंड डेथ जीवन और मृत्यु के, जीवन और मृत्यु के बीच में कितनी दूरी है। एंड हाउ आई बोर हिज डेथ एज आई दो प्रेटी वेल एट फर्स्ट बट आफ्टरवर्ड्स, एंड हाउ आई बोर हिज डेथ, और मैंने किस तरह से जो है उनकी मृत्यु को, के दुख को सहन किया था। एज आई थॉट प्रेटी वेल एट फर्स्ट, जो पहले तो जो है मुझे कुछ ज्यादा मतलब फील नहीं हुई थी, बट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में, इट हॉन्टेड मी एंड हॉन्टेड मी, इसने मुझे बहुत ज्यादा हॉन्ट किया, बहुत ज्यादा जो है मुझे डराया। एंड दो, और यद्यपि, आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हर्ट एज सम डू, मैं जो हूँ ना तो रोया और ना ही मैंने इसे दिल पर लिया इतना ज्यादा जितना कि और लोगों ने लिया। एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड, और मुझे लगता है कि शायद वो रोते, अगर मैं मर जाता तो वो ज्यादा दुखी होते मुझसे, मैं उस समय उतना दुखी नहीं था, ना तो मैं रोया और ना ही मैंने इस चीज को मतलब अपने दिल पर लिया था, येट फिर भी आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग, मैं पूरा दिन उन्हें याद करता था। एंड न्यू नोट, और नहीं जानता टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, कि मैं उन्हें कितना प्यार करता था, मतलब उससे पहले जो है जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। आई मिस्ड हिज, मैं याद करता था हिज काइंडनेस, उनकी दयालुता, एंड माई आई मिस्ड हिज क्लोजनेस, और उनका गुस्सा, एंड विस्ड हिम टू बी लाइव अगेन, और मैं चाहता था कि वो दोबारा से जिंदा हो जाए, टू बी क्वेरलिंग, लड़ने के लिए, विद हिम, उनसे, फॉर वी क्वेरल्ड समटाइम्स, क्योंकि कभी कभी हम लड़ा भी करते थे। तो ऐसा होता है ना कि जब इंसान हमारे पास होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब हमसे दूर चला जाता है तो उस वक्त हमें उसकी सारी बातें याद आती हैं, उनका लड़ना झगड़ना, उनके साथ बिताया हुआ पल, उनकी काइंडनेस, उनका गुस्सा, तो वो सब जो है राइटर को अब याद आ रहे थे। रेदर देन नॉट हैव हिम अगेन एंड वाज एन अनईजी विदाउट हिम, रेदर देन नॉट हैव हिम अगेन, मतलब भले ही वो मेरे साथ अब वो मेरे साथ नहीं है, तो वो मेरे साथ ना होने से तो अच्छा है कि वो मुझसे लड़ ही ले, वो भले ही मतलब मेरे पास रहे, भले ही मुझसे लड़ ले, लेकिन वो मेरे पास तो रहे। एंड वाज एन अनईजी विदाउट हिम, और उनके बाद जो है मैं बहुत ही अनईजी हो गया था। एज ही देयर पुअर अंकल मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लैम्प, एंड वाज एज अनईजी विदाउट हिम, मैं उनके बिना इतना ही अनईजी हो गया था जितना कि मेरे उनके बेचारे अंकल हुए होंगे जब डॉक्टर ने उनकी उस लिम्ब को, यानी कि उनके एक अंग को काट दिया था, तो उनके जो पैर में शायद कुछ हो गया होगा तो उनके पैर को काट दिया गया था, तो उस वक्त उनके अंकल कितने इजी मतलब अनईजी हुए होंगे, उन बच्चों के अंकल, चार्ल्स के भाई, तो उतना ही अनईजी जो है अब हमारे राइटर हो रहे हैं। हेयर द चिल्ड्रन फेल ए क्राइंग, और यहाँ पर जो है वो बच्चे रोने लगते हैं, मतलब उनको रोना आ जाता है। एंड आस्क, को कहते हैं, इफ देयर लिटिल मॉर्निंग विच दे हैड ओन वाज नॉट फॉर अंकल जॉन, तो एंड आस्क, और मैं पूछता हूँ कि क्या उनका जो ये रोना है ये उनके अंकल जॉन के लिए नहीं है। एंड दे लुक अप, और वो फिर ऊपर देखते हैं, एंड प्रेड मी, और मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, नॉट टू गो ऑन अबाउट देयर अंकल, कि मैं उन अंकल के बारे में अब उन्हें ज्यादा ना बताऊं, क्योंकि वो जो है इन बातों को सुनकर जो है बहुत ही दुख महसूस कर रहे हैं। बट टू टेल देम सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रेटी डेड मदर, लेकिन मैं उन्हें उनकी सुंदर और जो मृत हो चुकी हैं उनकी माँ के बारे में कोई कुछ कहानी बताऊं। देन आई टोल्ड देम, तब मैंने उन्हें बताया, हाउ फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स, कि कैसे 7 लंबे सालों तक, इन होप समटाइम्स, कभी आशा के साथ, समटाइम्स इन डिस्पेयर, कभी निराशा के साथ, येट परसिस्टिंग एवर, आई कोटेड द फेयर एलिस डब्ल्यू, ये जो है एलिस उसका नाम रखा गया है उनकी माँ का नाम। तो मैं मतलब 7 सालों तक कभी निराशा में कभी आशा में मैं परसिस्ट रहा था, परसिस्ट होता है लगे रहना, दृढ़ रहना अपने निश्चय पर। द फेयर एलिस डब्ल्यू के लिए, यानी कि एलिस के लिए मैं 7 सालों तक उसका इंतजार करता रहा, मैं 7 सालों तक जो है मैं उसके लिए दृढ़ रहा। एंड एंड एज मच एज चिल्ड्रन वुड कुड अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन टू डैम, और मतलब एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, जितना कि वो बच्चे समझ सकते थे क्योंकि वो बच्चे छोटे थे। आई एक्सप्लेन टू देम, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, व्हाट कोइनेस एंड डिफिकल्टी, तो कोइनेस होता है शर्मिलापन, डिफिकल्टी कठिनाई, एंड डिनाइल और मना कर देना, ठुकरा देना, मींट मतलब होता है इन मेडेंस, युवतियों में, मेडेंस होते हैं जो कुमारी युवतियां होती हैं। तो मतलब मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जो कुमारी होती हैं, जो लड़कियां होती है, उनमें जो है शर्मिलापन होता है, डिफिकल्टीज होती है और मना कर देती है वो लड़कों को। वैन सडनली, तब अचानक, टर्निंग टू एलिस,
मैंने एलिस की ओर मुड़ा जो उनकी बेटी बैठी हुई थी। द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस लुक्ड आउट एट हर आइज, और मुझे उसकी आंखों में जो पहली एलिस थी, यानी कि जिससे राइटर प्यार करते थे, उसकी जो है सोल दिखाई देने लगी, उसकी आत्मा जो है दिखाई देने लगी, उसकी परछाई दिखाई देने लगी। विथ सच ए रियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटमेंट, मानो वो बहुत एकदम रियल हो और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हो। दैट आई बिकेम इन डाउट, तब मैं मुझे संदेह हुआ। विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी, कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और हुज दैट ब्राइट हेयर वाज, और वह जो ब्राइट हेयर किसके हैं। एंड वाइल आई स्टूड गेजिंग, और जब मैं खड़ा हुआ गेजिंग, निहारता हुआ, घूरता हुआ, मतलब उसे एकदम से लगा कि उसके सामने एलिस आ गई है। तो जैसे ही वो एकदम चौंक कर खड़ा हुआ, बोथ द चिल्ड्रन, तो दोनों बच्चे ग्रेजुअली धीरे धीरे क्रू फेंटर, फेंटर मतलब गायब होने लगे, टू माई व्यू, मेरे व्यू से। तो मैं उन्हें देख रहा था, वो धीरे धीरे जो है गायब होने लगे, रिसीडिंग, पीछे की ओर जाते हुए, एंड स्टिल रिसीडिंग, और पीछे जाते हुए, टिल नथिंग एट लास्ट, लेकिन बाद में जो है कुछ भी नहीं बचा, बट टू, लेकिन दो मोर्नफुल फीचर्स, केवल दो मोर्नफुल जो है फीचर्स, यानी उनको बस दो परछाई से दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वो बच्चे पीछे जाते रहे और फेड होते रहे, मुरझाते से रहे, गायब होते रहे। वर सीन द अटरमोस्ट डिस्टेंस, एक दूरी से केवल उनकी परछाई दिखाई देने लगी। विच विदाउट स्पीच, जो कि मानो बिना बोले, स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन मी द इफेक्ट ऑफ स्पीच, वो बोल तो नहीं रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हो। वो उन्होंने जो है मेरे ऊपर एक इफेक्ट डाला। उन्होंने मुझे बताया, वी आर नॉट ऑफ एलिस, कि हम एलिस के बच्चे नहीं हैं, नोर ऑफ दी, ना ही तुम्हारे बच्चे हैं, नोर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, हम तो बच्चे ही नहीं हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस, एलिस के जो बच्चे हैं, कॉल बटम फादर, वो तो बटम को फादर बुलाते हैं, क्योंकि जो चार्ल्स की जो लवर थी एने, जिससे जो है चार्ल्स प्यार करते थे, उसने एक बटम नाम के युवक से शादी की थी। वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है, लेस देन नथिंग, हम तो कुछ नहीं से भी कम है, एंड ड्रीम्स, और हम तो सपना है। वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन, हम वो है जो हो सकते थे। मतलब अगर तुम्हारी शादी एलिस से हुई होती तो शायद हम होते, लेकिन आपकी शादी तो एलिस से हुई ही नहीं है, तो हम नहीं है, हम केवल तुम्हारा सपना है, हम केवल तुम्हारी इमेजिनेशन है। एंड मस्ट वेट, और हमें वेट करना है, अपॉन द टेडियस शोर, टेडियस बोरिंग शोर, तट पर, ऑफ लीथे, लीथे की, लीथे जो है एक नदी है, लीथे ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो ये कहा जाता है कि जो इंसान मरता है तो वो पहले लीथे में जो है, लीथे को छूता है, लीथे नदी को छूता है, तो वो अपने उस जीवन के बारे में सब कुछ भूल जाता है। अगर हमने पैराडाइज लोस्ट पढ़ा है तो उसमें जो है लीथे के बारे में दिया गया है पैराडाइज लोस्ट में। तो लीथे में मतलब वो बच्चे बोलते हैं कि हमें तो लीथे की जो तट पर बैठकर इंतजार करना है कि कब हमारा नंबर आएगा, मिलियंस ऑफ एज तक, बहुत सालों तक, बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस, जब तक मुझे हमें एग्जिस्टेंस मिले, जब तक हमें कोई रूप मिले, एंड अ नेम, और कोई नाम मिले। तो वो तो केवल दो सोल हैं, दो आत्माएं हैं, जो लीथे नदी के किनारे पर बैठकर इंतजार कर रही है कि कब उनको जो है कोई रूप मिलेगा, कोई शरीर मिलेगा। एंड इमिडिएटली अवेकनिंग, और मैं अचानक से जाग जाता हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ, मैं पाता हूँ अपने आप को, क्वाइटली चुपचाप, सीटेड बैठे हुए, इन माई बैचलर आर्म चेयर, अपनी कुंवारी आर्म चेयर पर, वेयर आई हैड फॉलन asleep, जहां पर मैं सो गया था, विद द फेथफुल ब्रिडगेट अनचेंज्ड बाय माई साइड। तो मैं अपने आप को जो है पाया किस, विद द फेथफुल ब्रिजेट, ब्रिजेट जो है ये उनकी सिस्टर का नाम है, तो उनकी जो सिस्टर थी ब्रिजेट, अनचेंज्ड मतलब वो बिल्कुल वैसे ही लेटी हुई थी, बाय माई साइड, मेरे पास, वो जो है उसके बराबर में लेटी हुई थी, और वो बिल्कुल मतलब अनचेंज थी, वो हिल नहीं रही थी, वो लेटी हुई थी, मैंने उसको पाया। बट जॉन एल, लेकिन जो जॉन एल, ये मैंने बताया था ना कि उन्होंने अपना नाम जॉन एल रखा हुआ है इस जो इमेजिनेशन में, और जेम्स इलिया, या फिर जेम्स इलिया वाज गॉन फॉरएवर, वो हमेशा के लिए जा चुका था। तो ये जो है ड्रीम चिल्ड्रन यहाँ पर फिनिश होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं एलटी ग्रेड की जो है पूरी सीरीज कंप्लीट करूंगी, और साथ ही जो है क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की भी डेट आ गई है, तो टीजीटी की तो काफ़ी जो है मैंने वीडियोस बनाई हुई है। टीजीटी का आई थिंक 90% मैंने कोर्स ऑनलाइन किया हुआ है, और पीजीटी की भी मैं जल्दी सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।